हेलो जय हिंद साथियों, मैं सतीश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल आराध्या एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपको हम प्रैक्टिस सेट 13 सॉल्व कराएंगे। यूपी पेट का पहला क्वेश्चन जिसमें से है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट दी गई है और सूची सेकेंड भी दी गई है, तो आपको इसमें मैच कराना है। बताया गया 1527 ईस्वी, तो 1527 ईस्वी में क्या हुआ था, इसको आपको किससे मैच कराना है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये जो है, इसमें खानवा का युद्ध हुआ था, तो इसको हम 3 से मिला देंगे। और 1556 ईस्वी में क्या हुआ था, अकबर का राज्यारोहण हुआ था, तो इसको हम इससे मिला देंगे। सॉरी, ये बी से मिलाया गया है। अच्छा, अब तीसरा क्या है, 1579। 1579 में क्या हुआ था, ये जो है मजहे की घोषणा हुई थी, तो इसको हम 2 से मिला देंगे। और ये 1658 बचा हुआ है, इसको हम औरंगजेब का बनारस फरमान, इस प्रकार से इसको मिला देंगे। इस प्रकार दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही आ रहा है, तो डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का शादी कहा जाता है? भारत का शादी कहा जाता है अमीर हसन, अमीर खुसरो को, या शेख अबुल फैजी को, या हुसैन सनाई को। तो इसमें अमीर हसन को भारत का शादी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, चोल। तो इसमें चोल जो था वो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको पेट एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही हैं, और आपके जो है अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न ये हैं। और इस मॉडल पेपर में आपको हम पूरे 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अगला क्वेश्चन है, शिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? चेर का था, चोल का था, या पांड्य का था, या शातवाहन का था? तो शिमुक जो था वो जो है शातवाहन का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों का उल्लेख है, किसमें है? महाभारत में है, रामायण में है, अंगुत्तर निकाय में है, ललित विस्तार में है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख पूछ रहा है, तो ये जो है पांड्य में है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सॉरी, इसमें ये नीचे में लगाना था, ये लग गया। अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई? 1861 में, 1892 में, 1909 में, 1919 में। तो 1892 में आरंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? मोहन सिंह थे, प्रीतम सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, शहनवाज खान थे। तो इसमें जो मोहन सिंह थे ना, ये आज़ाद हिंद फौज के जो है प्रथम सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन ने जोर दिया, किस पर जोर दिया? होम रूल पर, पूर्ण स्वराज पर, औपनिवेशिक स्वशासन पर, प्रशासन में भारतीयों की सही भागीदारी, किस पर जोर दिया था? तो ये पूर्ण स्वराज पर जोर दिया था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9 नंबर। इस प्रकार से ये 9 नंबर क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है। कहता है कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में हुई थी, दिल्ली में हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी,
या लाहौर में हुई थी? तो ध्यान दीजिएगा, आपको बताना है कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये जो है दिल्ली में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसकी बात करेंगे हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था कहाँ? अमरावती में, बेलगांव में, कराची में, नागपुर में। तो ये जो है बेलगांव में संपन्न हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11 जो दिख रहा है इस प्रकार से, ये एंग्लो अमेरिकन संस्कृत परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता है। इसके ऑप्शन इस साइड में हैं, ये आपको दिख रहे हैं। तो कहता है कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, क्यूबा। कहता है नीचे दिए गए कूट में से या कूट के सही उत्तर चुनिए, 1 व 2, 1 व 3, 2 व 3 या 3 व 4। इस प्रकार से आपको बताना है। तो देखो बताया गया मैक्सिको और क्यूबा, ये बिल्कुल राइट आंसर है। इसी डी में आ रहा है जो कि 3 व 4 है, 3 तथा 4 इसमें, तो डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित या निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबंध करेंगे? मैक्सिको की खाड़ी, चीन सागर, हिंद महासागर, यूएसए। तो ध्यान दीजिए 12 में मैक्सिको की जो खाड़ी है ना, ये जो है इससे संबंध करेंगे, ये एक राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतवर्ष में कौन सा भूतापीय शक्ति ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है? तमिलनाडु की पूर्वी तट, लद्दाख की पुंगा घाटी, मणिकरण क्षेत्र यानी कि हिमाचल प्रदेश, और महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट। तो इसमें जो तमिलनाडु की पूर्वी तट है ना तमिलनाडु का, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र घाटी में, दामोदर घाटी में, गोदावरी घाटी में, महानदी घाटी में। तो दामोदर घाटी में पाया जाता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इरडा, IRDA इरडा नियमन करती है किसका? बैंक कंपनियों का, बीमा कंपनियों का, फुटकर व्यापार का, उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो जो इरडा है ना, इरडा जो है बीमा कंपनियों का नियमन करती है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपके हम कितने सेट सॉल्व करा चुके हैं, सभी में लगभग 2011 की जनगणना का जो क्वेश्चन है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है। कहीं पूछता है कि साक्षरता सबसे कम किसकी रही, या महिलाओं की कहाँ रही कम, कहाँ ज़्यादा रही। इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है ना, ये 2011 की जनगणना जो आपको विधिवत से पढ़ लेना है, विधिवत से, इसमें से क्वेश्चन जरूर पेट में आएगा। हाँ, इसमें कहता है मणिपुर, पंजाब, असम, मध्य प्रदेश। कहता है किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी, और 2011 की जनगणना के अनुसार ये बात की जा रही है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता जो थी वो मणिपुर में थी। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। पहला सूची दी है, दूसरी दी है। इस पर पहले में कहता है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, ये जो है इसको मिलाना है। कब हुई थी, किस सन में हुई थी, ये आपको मिलाना है ना। अच्छा, तो ये जो है 2001 में हुई थी, 2001 में। तो इसको हम मिला देंगे किससे, 1 से, इस प्रकार से मिला दे रहे हैं। और नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये 1999 में हुई थी। इसको जो है इससे मिला देंगे हम। नेक्स्ट है रोजगार गारंटी योजना। रोजगार गारंटी योजना किस सन में लागू हुई थी, इस प्रकार से बात हो रही है। तो रोजगार गारंटी योजना 1993, इसको जो हम इससे मिला देंगे 1993 से। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री 2000 में, सन 2000
इस प्रकार अगर देखा जाए तो मैच के अकॉर्डिंग जो इसका ऑप्शन सही आ रहा है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, तो डी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 क्वेश्चन कहता है, 18 क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस प्रकार से हम इसको गोला कर दिए हैं। कहता है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें से तो बिल्कुल सही आपका है, बाकी हम देखते जाएंगे। अगर पहला ही आता तो बिल्कुल सही है, नहीं तो हम बाकी देखते जाते हैं ना। तो जो सुमेलित नहीं होता उसको हम बिल्कुल राइट कर देते हैं, ठीक है ना। तो 18 नंबर की बात कर रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ध्यान दीजिए, तेल शोधनशाला केंद्र, ये तो मथुरा में है, बिल्कुल राइट आंसर ये है, सही मिलान है। उर्वरक संयंत्र लखनऊ, ये नहीं, ये सुमेलित सही नहीं है। कालीन उद्योग भदोही में है, ये बिल्कुल राइट है। एल्युमिनियम उत्पादन सोनभद्र में है, बिल्कुल राइट है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो बी वाला ऑप्शन है। और आपको बता भी दें, उत्तर प्रदेश में उर्वरक संयंत्र जो है वो लखनऊ में नहीं है, गोरखपुर में है, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली में स्थित है, बट लखनऊ में नहीं है। अगर इसका सही आंसर देखा जाए तो क्या है, उर्वरक संयंत्र जो है ना, संयंत्र, ये जो है कहाँ है, एक तो है आपका कहाँ, गोरखपुर में, दूसरा आपका है इलाहाबाद में। अगर इसमें से ऑप्शन होता है तो बिल्कुल सही होता है इलाहाबाद, ठीक है ना, यानी कि इलाहाबाद के फूलपुर में है। और आपका एक है कानपुर में, इस प्रकार से बरेली में भी एक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसका राइट आंसर बिल्कुल बी आंसर हो जाएगा। अच्छा बी, सॉरी बी में लगा दीजिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका, इसको हम इरेज कर दिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, कहता है गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ध्यान दीजिए। तो ये जो है आपका पंचम पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब दिया गया था, 1 अप्रैल 1974 से 21 मार्च 1978 तक जो है यह योजना चली थी। 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चली थी, ध्यान दीजिएगा। तो ये भी आपका एक आंसर बन गया कि कब से कब तक चली। तो ये अगर यस बनाते हैं ना तो बिल्कुल राइट कर देंगे आप लोग। आशा है कि आपको क्वेश्चन का विस्तार समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अभी अगर अपने दोस्त आपके पेट एग्ज़ाम देने हैं या कोई भी एग्ज़ाम देना है, तो खासकर तो पेट के लिए है, बाकी ये ऐसे क्वेश्चन है ना, तो ये एक दिवसीय परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और प्लीज़ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। धन्यवाद आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे अब। कुछ प्रश्न संख्या 20 है। ये कहता है, प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है। बैंक कृषि मतलब कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, नाबार्ड और जो है ये कौन सी बंधन बैंक है। तो बहुत सी शानदार प्रश्न है इसमें। नाबार्ड है ना, जो ये जो है प्रोत्साहित करता है, नाबार्ड बिल्कुल इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इस विषय में। जो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक की स्थापना है ना, वो कब हुई थी, वो हुई थी आपकी जो है 12 जुलाई, यानी कि 12 जुलाई 1982 में हुई थी। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो आप क्या बताएंगे, 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और इसका मुख्यालय, इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, वो इसका मुख्य जो है मुख्यालय वो मुंबई में है। कहाँ है,
मुंबई में है। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन गया। तो एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं ना आपके। हाँ, तो ध्यान दीजिए, हम अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं, जो कि इस प्रकार से है, आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे। हाँ, कहता है निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। भाग 4th दिया है, भाग 7th दिया है, भाग 8th दिया है और भाग 9th दिया है, यानी कि 9th ए। और इसमें कौन सा कहता है नगर पालिका से संबंधित है। तो इसमें जो भाग 9A है ये संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। कहता है, प्रश्न को एक बार रिपीट करते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। उड़ीसा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। कहता है अपना उच्च न्यायालय नहीं है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसका अपना खुद का उच्च न्यायालय नहीं है। तो मिजोरम है, इसका अपना जो है खुद का उच्च न्यायालय नहीं है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल है, क्या शामिल है। केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। तो ये तीनों शामिल हैं। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया। बलवंत राय मेहता समिति की, आयंगर समिति की, स्वर्ण सिंह समिति की, टक्कर समिति की। तो इसमें स्वर्ण सिंह समिति की जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा एवं स्थानों में आवंटन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, 5वीं अनुसूची व 6ठी अनुसूची। कौन सी सूची कहता है राज्यसभा के स्थानों से आवंटन से संबंधित है। तो चौथी अनुसूची, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है, कौन सा है। फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, सोडियम 24। तो फास्फोरस 32 है, ये बिल्कुल राइट आंसर है, ए ऑप्शन। मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कहता है कि इंसुलिन उत्पादक अंग है, कौन सा अंग जो है इंसुलिन का उत्पादन करता है। यकृत, वृक्क, प्लीहा, अग्न्याशय। अग्न्याशय से इंसुलिन का स्राव होता है, उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव क्या है। हरित गृह प्रभाव क्या है। वैश्विक ताप में वृद्धि, बिल्कुल सही, पहले आंसर बिल्कुल राइट है इसका, बाकी हम नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका का रासायनिक नाम। सिरका आप सभी जानते हैं, सिरका गाँव में बिक्री के लिए आता है और खाया भी जाता है, अच्छा होता है। इसका रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, वो एसिटिक अम्ल है कि ब्यूटेरिक अम्ल है या फॉर्मिक अम्ल है या टार्टेरिक अम्ल है। तो आप सभी जानते हैं कि एसिटिक अम्ल होता है ना, सिरका एसिटिक अम्ल होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3COOH, CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम, प्रश्न संख्या 31 दिया हुआ है। 30 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है। किस में उच्चतम ऊर्जा होती है। नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश। तो उच्चतम ऊर्जा की बात की जा रही है, तो उच्चतम जो ऊर्जा होती है ना वो नीले प्रकाश में होती है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्योंकि आप सभी जानते हैं विबिग्योर के अनुसार दिए गए जो विकिरण नीला प्रकाश की जो होती है ना तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, अतः इससे संबंधित जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है, दो अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर 45 है। दोनों अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 4, 5, 6, 7। तो ध्यान दीजिए, इसको हम सॉल्व करेंगे तब आएगा। सॉल्व कर रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। हम दहाई का अंक पहले, जो दहाई का अंक है ना, इसको हम मानते हैं क्या, x मानते हैं, और इकाई के अंक को हम क्या मानेंगे, y मान लेंगे। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब प्रश्न के अनुसार कहता है संख्या कितनी है। जो संख्या है ना वो 10 गुने से यानी कि 10x और क्या हो जाएगी, प्लस y हो जाएगी। अब कहता है प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ना है। कहता है आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर 45 है। अब इन संख्याओं को आपस में हम बदल लेंगे, जो संख्या नई बनती है वो कितनी है, 45 है। तो आपस में बदलने पर देखिए 10x प्लस वाई है ना, तो 10x प्लस वाई है। इसको बदलेंगे जब आपस में हम, तो इसका अंतर निकालना है, तो 10y प्लस x हो जाएगा, बदल गया। अब बराबर में कितना चला जाएगा, 45। कहता है इसका अंतर कितना है, 45 है। अच्छा, इसको हम इरेज करते हैं ऊपर लिखने के लिए, तो 45 हो गया ना आपका। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे हम, किसको सॉल्व करेंगे, चलो अच्छा हम इसको सॉल्व करके ही बताते हैं। जो सॉल्व करेंगे तो 9x हो जाएगा और माइनस 9y हो जाएगा, और इक्वल टू में आपका 45 रहेगा। 9 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई बचेगा, और ये 45 है। 9 से काट दीजिए, 1 मिनट वो तो कट ही गया। 9 कॉमन हो गया था, x माइनस वाई बचा था, और यहाँ पर 45 हो गया। 9 से जब काटेंगे तो 9 कॉमन हो गया था आपका, x माइनस वाई बचा था, और ये 45, 9 पचे 45, यानी कि x माइनस जो y है, संख्याओं का अंतर है, वो 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 33 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। विलयन के सांद्रता की गणना करना है, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, विलयन की सांद्रता कैसे निकालेंगे हम, विलयन की सांद्रता प्रतिशत में निकाल रहे हैं। तो सीधी सी बात है, 33 तो है ही है आपका, बटा में कितना हो जाएगा, 320% में देख लीजिएगा, और प्लस 33 करके हम निकालेंगे इंटू 1000, सॉरी इंटू 100 कर देंगे, यहाँ पे 100 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 3300 बटे 553, 353। जब डिवाइड कर लेंगे हम, तो ये जो है 9.348 आ जाएगा, जो कि समरूप किसके होगा, 9.35 के। तो 9.35 को इसका आंसर दिया गया है, बी ऑप्शन दिया गया है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका 33 नंबर। इसमें कहता है प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा व्यंजक 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39 का वर्गमूल निरूपित करता है। अच्छा, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। इसको पहले हम निरूपित करता है, 3 की पावर हम 38 लिख लेते हैं इस प्रकार से, प्लस 3 की पावर 39 लिख लेते हैं।
और इक्वल टू में 3 की पावर 38 और ये आपका 1 + 3 हो जाएगा। तो आपका 4 गुणा 3 की पावर 38 आराम से हो जाएगा ये। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 4 का 2 गुणा 2 हो जाएगा और 38 का 19 हो जाएगा। तो 2 बाहर आ जाएगा और 19 की, एक सेकेंड बता देते हैं। 38 था आपका वो, उसको हम 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं और 38 को 3 की पावर 19 गुणा 3 की पावर 19 लिख सकते हैं। इससे 2 और इससे 1 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 की पावर 19 हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये जो है आपका 33, ये 34 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पे दिख रहा है। अच्छा, तो 34 नंबर जो प्रश्न है इसमें ये कहता है, एक सेकेंड फ्रेंड्स, थोड़ा 1 मिनट रुकिएगा। बिल्कुल ओके, ठीक है, राइट आंसर। हाँ, प्रश्न कहता है एक व्यक्ति का खर्च फरवरी तथा मार्च प्रत्येक महीने में 10,000 रुपये बढ़ गया है। यदि जनवरी में उनका खर्च 10,000 रुपये था तो उसका जनवरी से मार्च तक का औसत खर्च रुपयों में कितना होगा, यह ज्ञात करना है। अच्छा, ध्यान दीजिए, 34 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं हम। तो इसको हम आपको बताए जा रहे हैं, लैंग्वेज वाला सवाल है। कहता है व्यक्ति की जो है जनवरी माह में खर्च कितना आया था, वो 10,000 था, है ना। अब फरवरी माह में खर्च, उसमें भी 10,000 था, तो दोनों को हम जोड़ लेंगे। फरवरी में आपका था तो 10,000 कर लेंगे और प्लस ये भी 10,000 कर लेंगे, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। अच्छा, अब मार्च महीने का खर्च 10,000 जोड़ लो, जब मार्च का भी जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा पूरा 30,000। जब 30,000 हो गया, अब जनवरी से मार्च तक का औसत खर्च निकालना है। तो जनवरी से मार्च तक का औसत जब खर्च निकालेंगे हम पूरा, तो देखिएगा 3 महीने का औसत खर्च निकालना है। तो पहले महीने का हम 10,000 रख लिए, प्लस दूसरे महीने का भी रख लेंगे 20,000, प्लस तीसरे महीने का रखेंगे कितना हम, 30,000 जब रख लेंगे, और अपान औसत निकालना है तो बटे 3 कर देंगे। जोड़ने का इसको हम कट करेंगे तो ये कितना रहेगा, ऊपर 60,000 हो गया, नीचे 3 था, जब डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 20,000 बचेगा। जो औसत खर्च है ना वो बिल्कुल सही है, 20,000 आ जाएगा। अच्छा, तो 20,000 इसमें से कोई ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि x बराबर इतना इतना तो x बराबर इतने का मान ही निकालना है। अच्छा, तो इसका मान दोनों तरफ हम वर्क करेंगे, उसके बाद जो है समीकरण 1 से x का वैल्यू रख के इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पर कितना आपका आएगा, सॉल्व करने पर आपका आएगा 3 - 2, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत को, महादेवी वर्मा को, जयशंकर प्रसाद को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को किसे कहा जाता है।
सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है, यह इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको हम प्रश्न पढ़ने के बाद आपका हम जो राइट आंसर होगा वहीं आपका पढ़ेंगे, हम वहीं आपको बताएंगे। अगर हम सारे क्वेश्चन आप सारे ऑप्शन पढ़ते रहेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे स्टडी करने में। तो थोड़ा हम शॉर्ट करते हैं, इसको थोड़ा स्पीड में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 9 2 11 होना इस मुहावरे का अर्थ दिए गए में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो इसमें जो है 9 2 11 होने का मतलब जानते हैं आप लोग कि भाग जाना होता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 और 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह कौन सा परिवर्तन है। तो वह परिवर्तन आपका संधि परिवर्तन होता है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो शुद्ध वाक्य पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती किसी को, आप सभी पहचान लेंगे। तो इसमें जो है आपका मजदूरों को अनेक काम हैं, ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो सकता है, आत्मकथा हो सकता है, सीधी सी बात है। अपने जीवन के लिए हम लिखेंगे तो हमारी कथा होगी, तो वो हमारी आत्मकथा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो ये कहता है पहले पैसेज को पढ़िए, फिर इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर दीजिएगा। तो ये पैसेज चूँकि हम पहले से पढ़ चुके हैं तो हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को पैसेज पढ़ सकते हैं। आपको हम स्क्रॉप कर दें, पूरा पैसेज दिख रहा है इस प्रकार से, ये देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से पैसेज आपका पूरा ये अधूरा अधूरा था, ये पूरा पैसेज इस प्रकार से आ चुका है और नीचे इसके क्वेश्चन भी आ चुके हैं। इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कराएंगे, पैसेज हम पढ़ चुके हैं तो कि आपको ऑप्शन से बताएंगे। इस प्रकार से देखिएगा कुछ। पहला क्वेश्चन था कि which character is the writer comparing to fantasy science fiction called feudal where is transport by combat into a state of battling जो है। अच्छा, तो ये इसका क्वेश्चन है। आप जैसे कि आप पैराग्राफ पढ़ लेंगे, पैसेज पढ़ लेंगे, तो ये इसमें से 2-4 वर्ड आपको बिल्कुल मैच कर जाएंगे। जब मैच करेंगे तो आपको आंसर बिल्कुल पता हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका 41 का जो आंसर नंबर है वो बिल्कुल सी राइट आंसर होगा, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। आर यू सॉरी, स्पेस दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है, व्हाट यू हैव डन। अच्छा, तो इसमें क्या फिल किया जाएगा, विच, फॉर, बाई, ओवर, इसमें से तो फॉर। आर यू सॉरी फॉर व्हाट यू हैव डन, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू ब्लैंक दिया हुआ है, ओबे योर पेरेंट्स। अच्छा, सो लगेगा यू मस्ट बी। अच्छा, तो इसका जो है यू ऑट टू, बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, यू ऑट टू। द डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा, डू नॉट स्विम इन कोल्ड वाटर। अच्छा, ठंडे पानी में मत जो है तैरो। तो ये जो है इसका बनाना क्या आपका है, इनडायरेक्ट बनाना है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है ये। जैसा कि दिया हुआ इसमें क्या हो जाएगा, डू नॉट स्विम इन कोल्ड वाटर। अच्छा, तो हो जाएगा डू नॉट नहीं का, इसका हो जाएगा नॉट टू। तो इसका सी ऑप्शन जो है ना, नॉट टू स्विम इन कोल्ड वाटर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, कहता है डायरेक्शंस में दिया गया है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट वन ऑफ व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस सेम सेंटेंसेस इन एक्टिव पैसिव वॉइस। अच्छा, रीता राइट्स अ लेटर टू हिम एवरी डे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम कितने भी सेट सॉल्व करा चुके हैं ना, इस सभी में लगभग जो है एक इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि नरेशन आता है और ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आता है। तो सो गाइस, आप जो है इन टॉपिक को जरूर तले, ये 100% आएंगे ही। अच्छा, हाँ, तो 45 की बात हो रही थी, रीता राइट्स अ लेटर टू हिम एवरी डे।
अच्छा, तो इसमें देखिएगा अ लेटर टू रिटन बाय हिम, बहुत सही है। क्या हो जाएगा? अ लेटर टू रिटन बाय हिम, पैसिव बनाना है ना, तो बाय रीता एवरीडे, बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विशेष कूट भाषा में 7 को इतना इतना और 10 को इतना इतना के रूप में लिखा जाता है तो 13 के लिए क्या कोड होगा? अच्छा, तो आप सभी को कूट वाले ये जो है क्वेश्चन हम कई बता चुके हैं, ठीक, इसको भी वैसे ही करना है जैसा कि हम पहले बताए हैं। इसमें ऑप्शन आपको बता दे रहे हैं, जो पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है, यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4WXYZ करके स्पेस दिया हुआ है, बाएं से 8वें पद के दाईं ओर का 5वां पद है, तो इस प्रकार से इसको कैसे करना है, पहले हम इसको क्रम से लिख लेते हैं। तो बाएं से फिर 8वें चलते हैं 5वें पद की ओर, है ना, बाएं से 8वें पद तो जाएंगे, उसके बाद दाएं ओर जाएंगे, जो 5वां पद आपका आएगा वो आएगा एम आएगा, एम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, कहता है कि नीचे प्रत्येक प्रश्न में ए और बी कथन 2 दिए गए हैं, ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों के सामान्य कारण के परिणाम हो सकते हैं। इसमें से एक कथन दूसरे कथन का परिणाम हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़िए और तय कीजिए कि निम्नलिखित में से किस उत्तर का चुनाव इन दोनों कथनों के बीच सही संबंध बताता है। उत्तर देना है और इसमें दिया भी गया है, प्रधानमंत्री के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौर किया है और किसानों की सहायता के लिए सरकारी सहायता का वादा किया है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अधिसंख्य किसान सूखे से पीड़ित है और अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहे थे। इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपको बताना है। तो 48 की बात कर रहे हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कथन बी कारण है, कथन ए उसका परिणाम है। अगला प्रश्न है, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुर्सी का संबंध फर्नीचर से जिस प्रकार से होगा, शर्ट का संबंध किससे होता है? तो शर्ट का संबंध जो होता है वो गारमेंट से होगा, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कथन अफ्रीकी सरकार के इबोला को महामारी रोग के रूप में घोषित करने का फैसला किया जाता है, सर किया था। यदि लोग परिवार या पड़ोस में होने वाली इबोला के बारे में प्राधिकरण का रिपोर्ट नहीं करते हैं तो लोग दंडित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। कार्यवाही क्या होगा, इसमें दिया गया है, इबोला को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने प्रभावशाली रूप में कानून बनाने के लिए योजना बनाई। अगला है, दंड के बारे में संदेश फैलाने के लिए मास मीडिया का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि लोगों को कार्यवाही के बारे में पता हो। इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दोनों, 1 और 2 जो दोनों आंसर करते हैं, डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम, प्रश्न संख्या 51 दी गई है। दोस्तों इसमें आपको हम 50 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराएंगे, पूरे 100 के 100 प्रश्न सॉल्व कराएंगे। थोड़ा स्पीड लेके चलेंगे हम ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने पाए। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आगरा में, बरेली में, लखनऊ में, कानपुर में। तो देखिए सेंटर बरेली में है तो उसका जो है आंसर भी बरेली होगा, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत से बच्चों का सेंटर बरेली में गया है। तो जब ये प्रश्न आएगा, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो बरेली में है। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है, कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 54। खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। वे 2 पदार्थ कौन से हैं? दिया गया है ऑप्शन आर्सेनिक, कैडमियम, सल्फर, क्लोरीन, मरकरी साइनाइड, मरकरी सल्फर। वो 2 कौन से हैं? मरकरी साइनाइड है। सी ऑप्शन राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं कौन सी हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। यही ऑप्शन राइट है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ये प्रश्न बहुत ही पूछा जाने वाला है, अक्सर पूछा जाता है। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लग जाता है? तो लगभग 500 सेकंड लग जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 60, कम से कम 60 हो सकते हैं, अधिक से अधिक 500 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? एडविन ल्यूटेंस था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत के पहले इलेक्ट्रॉन वेस्ट पार्क को मंजूरी दी थी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, लद्दाख, दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 03 साल की अवधि के लिए SEBI के लिए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये आपका क्वेश्चन है। तो माधवीपुरी बुच, इनको नियुक्त किया गया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के यूक्रेन से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? बताइएगा। ऑपरेशन गंगा अभियान शुरू किया था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 63 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? भूषण पटवर्धन को नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो केतनजी ब्राउन जैक्सन ये पहली महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू की गई? सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस
निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू की गई है? लखनऊ, चेन्नई, पुणे, भोपाल। चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65 और ये जो है आपका 66 नंबर प्रश्न है, जो कहता है निम्नलिखित में से कौन बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय बन गया है? दीपक धर, दीपक धर, राकेश शर्मा, रंजीत सिंह डिसाले, आनंद कुमार। तो दीपक धर ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसकी बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक हैं? मिथिलेश तिवारी लेखक हैं इसके। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल किस देश में आयोजित हुए? भारत, वियतनाम, मालदीव, चीन। तो वियतनाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मंत्रालय में स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70 है, कहता है भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाएगा? जैसलमेर, नैनीताल, पिथौरागढ़, हमीरपुर। तो जैसलमेर में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देश कुछ दिए गए हैं प्रश्न संख्या 71 से 75। निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर संबंध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो फ्रेंड्स ये भी आपका जो है हिंदी का पैराग्राफ आ गया, इसको पढ़ना है। इसके बाद इसके जो आंसर दिए गए हैं इनका जो है आपको आंसर देना है। तो पहला पैराग्राफ ये है, शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार पर पढ़ना, ठीक है इसको। और नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है कहता है आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्यों शंकालु है? क्योंकि यह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारी विज्ञानधर्त शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। विज्ञानधर्त शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है वो क्या है? जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास देने के सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। प्रश्न नंबर 73 दिया गया है मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है, ये बताया गया। तो इसमें नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके ये जो है रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपको राइट आंसर जो होगा वही बताने पड़ रहे हैं। विकास के सूत्र में नैतिक से आपका जो पहला ऑप्शन ना साहित्य, धर्म, कला और मानव चेतना से निर्वाचित, ये बिल्कुल राइट आंसर है, ए वाला। अगला प्रश्न है अणु विस्फोटक को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की शुद्धता को सी ऑप्शन शुद्धता को राष्ट्र की शुद्धता न बनने दिया जाए। अगला प्रश्न दिया गया है
निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक से पढ़ें, गद्यांश के वर्णित तथ्यों के आधार पर उत्तर दें। अच्छा, ये पैराग्राफ आपका दिया गया है, इस प्रकार से गद्यांश दिया है, इसको पढ़ना है। उसके बाद इसके नीचे आंसर दिए गए हैं, इनको आंसर देना है। हाँ, तो पहला प्रश्न क्या है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ लड़ाई की? किसके खिलाफ लड़ाई की? तो वो जो है भारतीयों के खिलाफ अन्यायपूर्ण कानून की लड़ाई की थी। इसने वर्ग ठीक नहीं किया, ये जो है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी ने किस नीतियों की वकालत की थी? प्रश्न संख्या 74 की बात कर रहे हैं, पढ़िएगा इसको। हिंसा का प्रयोग किए बिना भेदभाव के खिलाफ लड़ना, ये बिल्कुल राइट है इसका, है ना। और कुछ पूछना तो बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 78 की बात करेंगे। कहता है दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के तुरंत बाद गांधी ने अपना समय कैसे व्यतीत किया था? उन्होंने स्थानीय झगड़ों को सुलझाया, तब इनका समय जो है व्यतीत हुआ था। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तुत अनुच्छेद में महान आत्मा पद के लिए कौन से शब्द का प्रयोग होता है, मतलब प्रयोग हुआ है? राष्ट्रवादी, महात्मा और जो है अहिंसक, आध्यात्मिक। 29 नंबर की बात कर रहे हैं। तो महात्मा हो जाएगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी किसके अग्रगामी थे? महात्मा गांधी किसके अग्रगामी थे? सत्याग्रह के, छापामार युद्ध के, दंगे के, या जो है शाकाहार के? किसके अग्रगामी थे? तो ये जो है सत्याग्रह के, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 51 से 85 तक दिया गया चार्ट, कक्षा 4, 5, 6, 7 ये क्वेश्चन छात्रों को दर्शाता है उन्होंने अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी प्रकार से उत्तीर्ण रहे हों। तो इनको जो है देख लेना है। अगला प्रश्न है इसमें ऑप्शन ही नहीं है, कहाँ गया ये प्रश्न? अच्छा, ये हो गया 81 नंबर प्रश्न, पैराग्राफ ये मतलब जो है दिया हुआ है। 81 नंबर प्रश्न की बात करेंगे हम, नहीं 80 नंबर, तो 80 नंबर में तो हो गया ना। 81 प्रश्न कहता है किस कक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या सबसे अधिक है? 7, 5, 6, 4। ये आपको इस फिगर से बताना है। अच्छा, तो फिगर चूँकि हम देख चुके हैं सही से, तो इसमें जो है कक्षा 4 के बच्चों को, डी ऑप्शन राइट आंसर। किस कक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या सबसे कम है? तो छात्रों की संख्या सबसे कम जो है वो कक्षा 6 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 4 का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? कक्षा 4 का उत्तीर्ण जो प्रतिशत है वो 95% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 6 का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? कक्षा 6 का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? तो 6 का है 86.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों का औसत क्या है? क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके होंगे। कहता है कि सभी कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों का औसत क्या है? तो उत्तीर्ण छात्रों का जो औसत है
वो आपको बताना है। और 38.75 आएगा। ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर प्रश्न दिया गया है इस प्रकार से। विक्रेता बेचे गए कुल लैपटॉप इस प्रकार से बेचे गए HD डेल, ये दिया गया है ना, इस प्रकार से आपको बताना है, इसी से आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब ये कहता है ए द्वारा बेचे गए HP लैपटॉप बी द्वारा बेचे गए HP लैपटॉप का कितने प्रतिशत है? 64, 42, 36, 58। तो इसमें 58% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर प्रश्न कहता है, नहीं हम बात कर रहे हैं इसका, ये गलत है, इसका 64 होगा, 64%। अगला प्रश्न कहता है B, C और D द्वारा कुल मिलाकर बेचे गए लैपटॉप की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, औसत संख्या ज्ञात करने पर 1675 आ रही है, बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है C द्वारा बेचे गए HP लैपटॉप का E द्वारा बेचे गए HP लैपटॉप के अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करना है इसका, तो 65.66 ही आएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65.66, सॉरी 66 नहीं 56, 5 और 6। D और E द्वारा कुल मिलाकर बेचे गए डेल लैपटॉप B और C द्वारा कुल मिलाकर बेचे गए डेल लैपटॉप से कितना अधिक है? अच्छा, ये आपको देखना है पैसे से, पैराग्राफ दिया है ना, इससे समझ जाओगे आप। तो इसमें जो है 3455 बेचा है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है C द्वारा बेचे गए डेल लैपटॉप B द्वारा बेचे गए डेल लैपटॉप का कितने प्रतिशत है? अच्छा, 69 सही, 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर प्रश्न दिया गया है। निर्देश दिए गए हैं इस प्रकार से, इससे आपको देखना है। ये प्रश्न कहता है शहर A में क्रमागत 2 वर्षों में चोरी हुए दुपहिया वाहनों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन किस प्रकार में अधिकतम है? 9 में, 2009 में, 2013 में, 15 में और 11 में। 2009 में। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, तो ये 91 नंबर में आपका जो आंसर था वो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। 92 नंबर दिया गया है यहाँ पे प्रश्न। कहता है वर्ष 2014 में शहर B में चोरी हुए दुपहिया की संख्या शहर A का कितना प्रतिशत है? शहर A का कितना प्रतिशत है? तो शहर A का जो प्रतिशत है वो आपका 120% है, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई अवधि में शहर A में चोरी हुए दुपहिया वाहनों की औसत संख्या क्या है? औसत संख्या निकालना आपको बता ही चुके हैं, औसत संख्या क्या होगी, तो ध्यान दीजिएगा। आपका जो है दी गई अवधि में शहर A में चोरी हुए दुपहिया वाहनों की औसत संख्या क्या है? औसत संख्या 188 होगी, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। किस वर्ष में चोरी हुई दुपहिया वाहनों की कुल संख्या सबसे अधिक है? तो वो जो है सी नंबर 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में चोरी हुए दुपहिया वाहनों की कुल संख्या सबसे कम है? किस वर्ष में, वर्ष की बात की जाए 2009 में, 11 में, 8 में
और 10 में। तो ये जो है 2008 में, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए दंड चित्र में वर्ष 2008 में 15 तक 2 शहरों में ए तथा बी में से चोरी हुए चौपहिया वाहन की संख्या को दर्शाया गया है। तो ये इस प्रकार से इसी से आपको आंसर देने हैं। तो ये आपका दिया गया, किस वर्ष में चोरी हुए चौपहिया वाहनों की कुल संख्या सबसे अधिक है? 96 नंबर प्रश्न है। कहता है आपको इसमें देखना होगा, जो दिया गया है ना, तो इसमें आपको ध्यान से देखना होगा। ये थोड़ा पेपर बड़ा करके देखना होगा, तब आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि किस में अधिक है, किस वर्ष में सबसे कम है। तो आंसर आपका बिल्कुल ऊपर ही रखा रहता है इसमें, इन प्रश्नों में समझ में अच्छे से आ जाएगा। हाँ, तो इसमें हम बात करते हैं 96 नंबर की। तो 96 नंबर में जो है वो 2013 था, बिल्कुल सही है। और इसमें 97 में कहता है शहर ए में क्रमागत चौपहिया वाहनों की संख्या के प्रतिशत परिवर्तन किस वर्ष में अधिकतम है? तो किस वर्ष में अधिकतम है? 2009 में अधिकतम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वर्ष 2014 में शहर बी में चोरी हुई चौपहिया वाहनों की संख्या शहर ए का कितना प्रतिशत था? तो प्रतिशत की बात कर रहे थे, तो प्रतिशत आपका था 120%। बी इसमें इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, दी गई अवधि में शहर ए में चोरी हुई चौपहिया वाहनों की औसत संख्या क्या है? चौपहिया वाहनों की औसत जो संख्या है ना, वो औसत संख्या आपकी है 376। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 के शहर ए और शहर बी में चोरी हुई चौपहिया वाहनों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। चौपहिया वाहनों के जो अंतर बीच है ना, ज्ञात करना है। तो 432 में 474 का 374 करेंगे तो आपका 58 बचेगा। तो 58 यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पूरे 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।